हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री के दूसरे क्लास को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है। तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है जाके ज़रूर देखिए, सो डैट आपके एग्ज़ाम से एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो जाए। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है हमारे पास कस्तूरबा गांधी, मिसेस एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, भारती लक्ष्मी देसाई, और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, सॉरी इसके अच्छा यस, दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आई है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको इंग्लिश में आईएनसी बोलेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और उस वक्त में जो वाइसराय हुआ करते थे इंडिया के, वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और उस वक्त में एक सिविल सर्वेंट थे, ए.ओ. ह्यूम, उन्हीं के द्वारा ये एस्टैब्लिश किया गया था। और इसका जो पहला सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो बम्बई के अंदर हुआ था। बम्बई के अंदर एक स्कूल था जिसका नाम था गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय, वहीं पे ये सेशन हुआ था। और उसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये क्लियर हो गया। फिर दूसरा जो सेशन हुआ था ये 1886 में हुआ था। फिर तीसरा 87 में हुआ था, ईयरली होता था। और चौथा, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो दूसरा वाला जो हुआ था उसके पहले पारसी अध्यक्ष बने थे, फर्स्ट पार्शियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये क्वेश्चन पूछता है। तो उसके जो अध्यक्ष बने थे दादा भाई नेरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये सेशन आपको कलकत्ता में हुआ था। फिर 87 वाला सेशन में पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और जिनका नाम था तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। और ये जो सेशन हुआ था ये मद्रास के अंदर हुआ था। फिर 88 वाले सेशन में पहले नॉन ब्रिटिश इसके प्रेसिडेंट बने थे और उनका नाम था जॉर्ज यूल। और ये जो सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये सेशन इलाहाबाद के अंदर हुआ था। फिर एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सेशन आपको हुआ था 1925 में कानपुर के अंदर, और इसकी जो अध्यक्षा थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो ये सेशन आपको हुआ था 1923 ईस्वी में, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर आता है एक और क्वेश्चन, देखते हैं, पहला गांव में होने वाला सेशन कांग्रेस का कौन था? तो ये सेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। अब ये सेशन कब हुआ था? तो 1937 में ये सेशन फैजपुर में हुआ था। एक क्वेश्चन आता है 1924 में एक सेशन हुआ था बेलगाम में, कर्नाटका में, और ये गांधी जी का पहला ऐसा सेशन, सॉरी गांधी जी इसमें प्रेसिडेंट बने थे, उसके अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने अध्यक्ष थे उसमें 5 बार नॉन ब्रिटिश बने थे। सबसे पहले जो नॉन ब्रिटिश थे वो यूल थे। फिर एक 1889 में बनाया गया था जिसका नाम वेडरबर्न था। इनको 2 बार बनाया गया था, एक बार 1910 में बनाया गया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सेशन में वंदे मातरम जो अपना सॉन्ग है उसको लाया गया था? तो ये जो सेशन हुआ था 1896 में हुआ था। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे सियानी साहब थे। फिर एक सेशन आता है जनगण मन, ये किस सेशन में गाया गया था? तो ये सेशन आपको 1911 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर हुआ करते थे। जनगण मन अपना राष्ट्रीय एंथम है, ठीक है। तो ये कांग्रेस सेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, नन ऑफ द एबव, और मोर देन वन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था
उसके पहले आंदोलन, पहला जो उसको एक्सेप्ट किए थे वो आपको विनोबा भावे थे, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अब विनोबा भावे के द्वारा कुछ वर्क किया गया था तो उनको हम यहाँ पे देखते हैं सॉरी। तो प्रथम सत्याग्रह का जो ये सेल्फ सत्याग्रह का पार्टिसिपेट विनोबा भावे ने करा था। वहीं पे दूसरे व्यक्ति जो थे उनका नाम था पंडित नेहरू, और इसको तीसरे व्यक्ति ने अडॉप्ट करा था, उनका नाम था ब्रह्मदत्त। अब विनोबा भावे ने एक सर्वोदय मूवमेंट स्टार्ट किया था। उन्होंने 1951 में एक आंदोलन स्टार्ट किया था जिसका नाम है भूदान आंदोलन। और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश नहीं कहेंगे, आज के तेलंगाना में ये पोचमपल्ली है, वहाँ से ये भूदान आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1958 के अंदर, और 1983 में विनोबा भावे को भारत रत्न से नवाजा गया। वहीं पे अब अगले ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ऑप्शन में हैं। तो 1938 में ये हरिपुरा का एक कांग्रेस सेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे। फिर 1939 में त्रिपुरी के सेशन में इन्होंने जीत हासिल करी थी, बट कुछ मनमुटाव के कारण इन्होंने उस सेशन में से रिज़ाइन दे दिया था प्रेसिडेंट के रूप में। फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, और 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। किसके साथ? एक रास बिहारी बोस हुआ करते थे, उनके साथ इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी थी। तो ये क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र, फिर आता है ताराकांत दास। पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस की स्थापना करी थी, और उसमें इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हुआ करते थे जो लंदन में पढ़ाई करते थे या किसी काम से जाते थे वहाँ पे वो रहते थे। वो एक प्रकार का हॉस्टल था इंडियन के लिए। तो ये क्लियर हो गया। और ये कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडिया हाउस का? तो ये 1905 के अंदर हुआ था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट करा था जिसका नाम था इंडियन सोशलिस्ट। फिर इन्होंने होम रूल मूवमेंट का भी फाउंडिंग मेंबर थे, किनके साथ? बाल गंगाधर तिलक के साथ, जो कि बाद में होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट के होम रूल मूवमेंट से अटैच हो गया। फिर ऑप्शन में है ताराकांत दास। अब ताराकांत दास से रिलेटेड कुछ बात को देखते हैं। तो ताराकांत दास जो कि गदर पार्टी थी, जो कि लाला हरदयाल के द्वारा बनाई गई थी 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में, उसके फाउंडिंग मेंबर थे। फिर ऑप्शन में है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द विक्ट्री ऑफ यंग इंडिया, और ये 1907 जो कांग्रेस का सेशन हुआ था सूरत में, जहाँ पे नरम दल और गरम दल के बीच में झगड़ा हुई थी, उसके ये अध्यक्ष थे। फिर रास बिहारी बोस ने एक लीग की स्थापना करी थी जिसका क्या नाम था? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ये टोक्यो, जो कि जापान का कैपिटल है, वहीं पे, और ये 1942 में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, दहशाल सिस्टम। पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा रैयतवारी सिस्टम में ऐसा होता है। अब रैयतवारी सिस्टम ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर? तो ये थॉमस मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 1820 के अंदर। फिर आता आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो जमींदारी सिस्टम आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में आया था। ये 1799 के अंदर में आए थे। और ये जमींदारी सिस्टम किसके अंतर्गत था? तो ये एक अस्थाई बंदोबस्त जो निकाला गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, उसी के अंदर में ये था।
फिर आता है आपको महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था? तो महालवाड़ी सिस्टम लॉर्ड बेंटिक के द्वारा लाया गया था। और लॉर्ड बेंटिक का जो पीरियड था उस वक्त में, ये 1833 में लाया गया था। और ये जो महालवाड़ी होता था वो लैंड को महाल में डिवाइड कर देता था। महाल का या तो एक गांव का ग्रुप हुआ करता था या 2-3 गांव मिलाकर एक महाल होता था। और इसका जो ऑनरशिप हुआ करता था पीजेंट को होता था। फिर आता दहसाल व्यवस्था, जिसको जवती व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये अकबर के टाइम पीरियड में था और ये इंट्रोड्यूस किया गया था टोडरमल के द्वारा, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, हु रोड द बुक इंडिया फॉर इंडियंस? ऑप्शन है हमारे पास CR दास, MG रानाडे, फिर आता VD सावरकर, SN बनर्जी, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो बुक है इंडिया फॉर इंडियंस, ये CR दास के द्वारा लिखा गया था। ये एक बहुत फेमस लॉयर हुआ करते थे और इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। किनके साथ? मोतीलाल नेहरू के साथ। और ये CR दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु भी माने जाते हैं। इन्होंने बिहार के अंदर एक कांग्रेस का सेशन हुआ था गया में 1922 में, उसके ये अध्यक्ष भी हुआ करते थे। फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन में है सावरकर। और सावरकर ने एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। द हिस्ट्री ऑफ वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, ये सावरकर के द्वारा लिखा गया था। फिर ऑप्शन में है MG राना डे। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी थी, उसका नाम था सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट। सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट। अब MG राना डे के शिष्य कौन हुआ करते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण के गोखले के शिष्य कौन हुआ करते थे? महात्मा गांधी। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, देशर कथा किसने लिखी थी? ऑप्शन है हमारे पास शंकरम गणेश देवास्कर। तो इसका फिर आता है राजेंद्र प्रसाद, फिर निवारण चंद्रा, मुरली मोहन प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन है अंजीरा से, फिर आता है दम्ब शादत से, फिर आता है कीली गुल मोहम्मद से, फिर मेहरगढ़, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन 4 मेहरगढ़ से यही पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब मेहरगढ़ ये नवपाषाण काल का एक हड़प्पन साइट था, जो कि बोलान रिवर था, वहीं पर ये अवस्थित था। और ये बोलान रिवर इंडस रिवर, जिसको सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, उसकी एक सहायक नदी हुआ करती थी। फिर आता है यहाँ के लोग किस चीज़ का यूज़ क्या करते थे उस वक्त में? तो एक लकड़ी के घरों में रहते थे। लकड़ी के घरों में यहाँ के लोग रहते थे, मीन्स लकड़ी का यूज़ करते थे। वो गुंबद आकार घर बनाते थे और मिट्टियों के बर्तन को यूज़ करते थे। फिर आता है कीचड़ और ईंटों से ये अपना घर बनाया करते थे। उस वक्त में कॉपर का भी यूज़ किया गया था और ब्रॉन्ज का भी यूज़ किया गया था। तो ये सारे मेहरगढ़ से रिलेटेड हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की यहाँ पे बात आई, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलेंगे हिंदी में। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये नाम दिया गया था आपको जॉन मार्शल के द्वारा। सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन जॉन मार्शल के द्वारा नाम दिया गया था। और इसके अंदर जो हड़प्पा की खोज की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन में पूछता है। तो हड़प्पा की खोज आपको दयाराम सहनी के द्वारा की गई थी 1921 के अंदर। फिर आपको एक और साइट था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, और इसको खोजा गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में। फिर एक इंडिया के अंदर जो मेजर साइट था, सबसे बड़ा वाला साइट था, उसको कहते हैं राखी गढ़ी, और ये हरियाणा के अंदर है। ये इंडिया के अंदर का सबसे मेजर साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में
एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत और देवपाल के में 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी। देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी। और इसका ऑप्शन क्या क्या है? धर्मेंद्र, फिर आता है संग्राम धनंजय, फिर आता है बालपुत्र देव, अगला ऑप्शन है चूड़ामणि वर्मन, अगला ऑप्शन है नन ऑफ दी एबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये 5 गांव दान देने की बात की गई थी किससे? बालपुत्र देव से। किससे उन्होंने मांगा था? तो पाल डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था देवपाल, जिन्होंने अमोघ वर्ष को हराया था। अमोघ वर्ष कौन थे? तो ये राष्ट्रकूटा के रूलर हुआ करते थे। अब पाल डायनेस्टी की बात आई है तो इसके जो फाउंडर हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? तो इसके फाउंडर थे गोपाल, और इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और ये पाल डायनेस्टी के फाउंडर भी हुआ करते थे, और इनको पूरे बंगाल के अंदर ये पहले बुद्धिस्ट किंग हुआ करते थे। इनके पुत्र थे धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विहार की स्थापना करी थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन पुस्तक किसने लिखा था? इस पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन। ऑप्शन है हमारे पास टेसियस, फिर आता है प्लिनी, फिर टॉलमी, फिर स्ट्रेबो, और 5वां ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये ऑप्शंस में किन्हीं ने ये बुक नहीं लिखा था। ये बुक लिखा गया था विलियम एच स्कॉफ के द्वारा ये बुक लिखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 5वां सही जवाब होगा। इस बुक का ग्रीक नाम क्या था? तो इस बुक का ग्रीक नाम था पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। ठीक है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज में एक बुक था, और वो किस चीज़ से रिलेटेड था? तो ये नेविगेशन से रिलेटेड एक बुक था, और ये किसके द्वारा लिखा गया था? विलियम एच स्कॉफ के द्वारा। वहीं पे टीसीएस के द्वारा इंडिका बुक लिखी गई थी। इंडिका बुक किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा। वहीं पे प्लिनी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द नेचुरल हिस्ट्री, और ये टॉलमी के द्वारा द ज्योग्राफी नामक बुक लिखा गया था। फिर ये सारे के सारे हो गए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन से हमारे पास पुष्यमित्र शुंग, फिर आता है मिनांडर, फिर भीम कडफिसस, फिर अगला ऑप्शन है गौतमी पुत्र शतकर्णी, फिर 5वां ऑप्शन है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कुषाण राजा हुआ करते थे भीम कडफिसेस। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर में गोल्ड कॉइन जारी किया था, और इन्होंने कॉपर कॉइन को भी जारी किया था। और इन लोगों ने जो गोल्ड का कॉइन जारी किया था उस पर भारत के या अपने हिंदुस्तान के देवी देवताओं के मूर्ति हुआ करते थे। वहीं पे गुप्ता पीरियड में जो सिक्के जारी हुए थे उसको क्या कहा जाता था? तो उसको दीनार कहा जाता था। और उस वक्त में किस प्रकार के सिक्के जारी होते थे? तो एक का नाम था राजा रानी सिक्के, ये फेमस था, और ये गुप्ता पीरियड के कॉइन का नाम था। फिर आता है यहाँ पे शुंग की बात हुई है, तो शुंग डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग हुआ करते थे, और इन्हीं के वक्त में पतंजलि जी उनके साम्राज्य में थे। फिर मिनांडर आता है जो कि इंडो ग्रीक रूलर हुआ करते थे, और इनका कैपिटल था शाकाल। वहीं पे गौतमी पुत्र शतकर्णी जिन्होंने शाक किंग को हराया था और ये जो रूलर कहाँ के हुआ करते थे? तो ये सातवाहन के रूलर हुआ करते थे। तो ये क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे ऑप्शंस को भी हमने देख लिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है शेख बहाउद्दीन जकीरा किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन से हमारे पास सुहारवर्दी संप्रदाय, फिर आता है ऋषि संप्रदाय, फिर आता है चिश्ती संप्रदाय, फिर आता है फिरदौसी संप्रदाय, 5वां ऑप्शन है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे वो सुहारवर्दी संप्रदाय से हुआ करते थे। और ये संप्रदाय कहाँ से बिलोंग करता था? ये मुल्तान से बिलोंग करते थे।
और इनका नाम दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। क्या दिया गया था? शेख उल इस्लाम। शेख उल इस्लाम, ये शेख बहाबुद्दीन का नाम इल्तुतमिश के द्वारा रखा गया था। वहीं पे चिश्ती सेक्ट के जो फाउंडर हुआ करते थे उनका नाम था ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। और इसको इंडिया कौन लाए थे? तो इस चिश्ती संप्रदाय को इंडिया लाया गया था आपको मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। वहीं पे नसीर उद्दीन किससे रिलेटेड है? तो नसीर उद्दीन आपको ऋषि मूवमेंट से रिलेटेड हैं। और जो अगला पॉइंट है यहाँ पे फिरदौसी सेक्ट शेख बहारुद्दीन के द्वारा लाया गया था। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है विच सुल्तान क्लेम्ड हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द क्रॉप इन द लैंड एज रेवेन्यू। हिंदी में देखेंगे, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसके ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आता है नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अब अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे बात आई तो उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हुआ, इन्होंने बिस्वा एक सिस्टम था उसकी स्थापना करी थी। फिर जितने भी सामान थे ना उनको बेचने के लिए इन्होंने मार्केट का निर्माण किया था, ओपन मार्केट का। फिर मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट ये अलग से बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी, मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसका नाम दिया गया था उनके द्वारा दीवान ए रियासत। ये मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट का नाम था। इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करवाए थे जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। एक कुतुब मीनार के अंदर है अलई दरवाज़ा जो कि कुतुब मीनार के अंदर में है, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। एक सीरी फोर्ट है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। फिर हौज खास जो कि साउथ दिल्ली में मौजूद है, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। फिर आता है आपको, ये भारत के पहले सुल्तान थे, मतलब नॉर्थ इंडिया के पहले सुल्तान थे जिन्होंने साउथ इंडिया पे अटैक करा था। और इनका एक मॉस्क है कहाँ पे? रामेश्वरम के अंदर। फिर अब ऑप्शन में है बलबन एक पॉलिसी लाया था, आयरन और ब्लड पॉलिसी, जिसको बाद में आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसको एडॉप्ट कर लिया था। अब बलबन ऑप्शन में भी है, तो बलबन एक मिलिट्री डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट करा था जिसका नाम था दीवान ए अर्ज, उसका नाम था दीवान ए अर्ज। ये बलबन के द्वारा लाया गया था। और इन्होंने 2 प्रथा जारी किया था अपने वक्त में बलबन ने। उस प्रथा का क्या क्या नाम था? एक तो होता था सजदा प्रथा और एक था पैबोश प्रथा। पैबोश प्रथा में क्या होता था? पैर को छूकर उसको चूमा जाता था। तो ये हो गया बलबन के टाइम में। और बलबन ने ही चालीसा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था जिसका नाम था कुछ चहलगनी टाइप से। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले ऑप्शन में हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक का जो टाइम पीरियड था सल्तनत पीरियड का, दिल्ली के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीरियड हुआ करता था। और इसको एस्टैब्लिश किया, इसका जो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे उनका ओरिजिनल नाम क्या हुआ करता था? तो उनका नाम हुआ करता था जौना खां, जिनके ही नाम पे जौनपुर सिटी को बसाया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। और इनका जो टाइम पीरियड था ये 1325 में दिल्ली के सुल्तान बने थे। और जितने भी सुल्तान थे ना उस वक्त में नॉर्थ इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा नॉलेज इन्हीं के पास था। अरबिक में हो या पर्शियन नॉलेज हो, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, मैथ, सारे के सारे नॉलेज इनके अंदर कूट कूट के भरे हुए थे। फिर इन्होंने वारंगल पे अटैक करा और उसको अपने कब्जे में ले लिया। इन्हीं के टाइम पीरियड में इब्न बतूता जो कि मोरक्को के एक यात्री हुआ करते थे, वो आए थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रेहला। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था जिसका नाम था दीवान ए कोही, ये तुगलक के द्वारा बनाया गया था। फिर इनका जो कैपिटल था वो दिल्ली से देवगिरी मूव कर दिया गया था इनके द्वारा। इनके वक्त में कॉपर के कॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया था और एक टाका का सिक्का होता था जो कि ब्रॉन्ज का बना होता था। और
सिल्वर के भी सिक्के का निर्माण इनके टाइम पीरियड में किया गया था। तो ये तुगलक से रिलेटेड पॉइंट हो गए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 या 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ऑप्शन से हमारे पास बहलोल लोदी, फिर आता है सिकंदर शाह, फिर आता है शेर शाह, फिर इस्लाम शाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इस्लाम शाह के द्वारा अपने जो आर्मी का जो यूनिट था उसको 200, 250 या 500 में ब्रेक करके यूनिट बनाया गया था। ठीक है, और इन्होंने 5 फोर्ट भी बनाया था। जो 5 फोर्ट कहाँ कहाँ पे था? तो ये एक था आपको शेरगढ़ में, फिर इस्लामगढ़ में, फिर राशिदगढ़ में, फिर एक फिरोज़पुर के अंदर था, एक मानकोट के अंदर था। फिर इनका जो ओरिजिनल नाम हुआ करता था, इस्लाम शाह का ओरिजिनल नाम जिसको हुमायूं ने हराया था, इनका नाम हुआ करता था जलाल खान। तो ये इस्लाम शाह से रिलेटेड पॉइंट हो गए, जिसका ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे ऑप्शन में है शेर शाह। शेर शाह का जो ओरिजिनल नाम होता था वो क्या होता था? फरीद खान। अब शेर शाह की बात यहाँ पे आई तो कल ही शेर शाह मूवी को बेस्ट मूवी मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में। तो ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। फिर आता है शेर शाह ने ही सिल्वर के सिक्के जारी किए थे जिसका नाम रुपया नाम रखा था। इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी जिसका उस वक्त में नाम था सरक ए आजम या बादशाही रोड के नाम से भी इसे जाना जाता था। फिर आता है नेक्स्ट, बहलोल लोदी ऑप्शन में दिया गया है। ये लोदी डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, हु वाज द फेमस सुल्तान ऑफ कश्मीर बाय द नेम अकबर? कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, फिर आता है सुल्तान जैनुल अब्दीन। पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कश्मीर के अकबर के नाम से सुल्तान जैनुल अब्दीन को जाना जाता था। अब इनसे रिलेटेड कुछ और बात को देखेंगे यहाँ पे। अब इनको अकबर क्यों जाना जाता था उसके पीछे भी रीज़न था। इन्होंने उस वक्त में महाभारत का ट्रांसलेशन करवाया था पर्शियन लैंग्वेज में। अब वो किसने करा था? तो मुल्ला अहमद के द्वारा। ठीक है, फिर इन्होंने अपने टाइम पीरियड में काऊ का जो स्लॉटर होता था, गौ हत्या जिसको कहते हैं, वो बैन करा दिया था। तो ये अच्छे गुण थे जिसके कारण उनको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिले का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ऑप्शन, ये किसके स्टेटमेंट थे? हिंदी थोड़ा सही से टांट ले। हाँ, ऊपर में लिखा हुआ है, हुज स्टेटमेंट इज दिस दैट 5,000 to 20,000 people worked for 40 years in the construction of 40 pillared floor in Allahabad under Akbar's rule। इसका ऑप्शन है मुनीची, ट्रेवेनियर, फिर आता विलियम फिंच, फिर ऑप्शन नेक्स्ट है अब्दुल हामिद लाहौरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा विलियम फिंच। ये कहा था कि अकबर के टाइम पीरियड में लगभग 5,000 से लेकर 20,000 लोग इलाहाबाद फोर्ट बनाने के लिए 40 वर्ष तक लगातार काम किए थे। अब ये विलियम फिंच किसके साथ इंडिया आया था? तो ये आया था आपको कैप्टन हॉकिंस के टाइम पीरियड में। और ये कब आया था? 1608 ईस्वी में, जब मुग़ल साम्राज्य के सम्राट कौन हुआ करते थे? तो जहांगीर हुआ करते थे। और इनको ऑर्डर मिला था जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का 1612 ईस्वी में। कहाँ पे? सूरत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ट्रेवेनियर कहाँ का यात्री था? तो ये ट्रेवेनियर जो था वो फ्रांस का यात्री था। वहीं पे ये जो लाहौरी है, अब्दुल हामिद लाहौरी, ये किस टाइम पीरियड में इंडिया में ट्रैवल किया था? तो ये शाहजहाँ के टाइम पीरियड में इंडिया आया था। फिर आता है इसमें एक और ऑप्शन है निकोनी मुनीची, जो कि इटली के यात्री हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द फराजी मूवमेंट? और फराजी आंदोलन की शुरुआत
किसने की थी? ऑप्शन है हमारे पास हाजी शरीतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, एम.ए. जिन्ना। पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। तो फराजी जो मूवमेंट है वो कब हुआ था स्टार्ट? ये 1819 में स्टार्ट हुआ था और ये शुरू किया गया था हाजी शरीतुल्लाह के द्वारा। ऑप्शन वन इसका सही जवाब है। और ये मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? तो इंडिया के अंदर बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ऑप्शन है हमारे पास ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, फिर आता है जहाजपुर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, फिर आता है भत्ते की रोकथाम, फिर आता है चौथा ऑप्शन अधिकारियों की अक्षमता, पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो पांचवा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि सारे अधिकारी जो हुआ करते थे वो सक्षम थे, किन्हीं में इनएफिशिएंसी नहीं था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। बाकी जितने भी रीजन हैं वो उस आंदोलन के रीजन थे जिसके कारण ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट वाज द इमीडिएट काउज ऑफ द डेक्कन राइट्स ऑफ 1857? 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन है हमारे पास अकाल की छाया, फिर आता है महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, फिर आता है ऊंची भू राजस्व दर, फिर आता है जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। तो इसका जो राइट आंसर होगा महाजनों के द्वारा उस वक्त में अकाल आ गया था और उसके बावजूद भी वो ऊंची ब्याज दर लिया करते थे, जिसके कारण उधर हंगामा खड़ा हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इट वॉज सेड अबाउट द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर दैट द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर वाज। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार तक, पेशावर से बिहार तक, पेशावर से वाराणसी तक। तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो उनकी जो साम्राज्य हुआ करती थी चांदनी चौक से पालम तक ही हुआ करती थी, जो कि पालम भी दिल्ली के अंदर ही है। और ये आखिरी मुग़ल बादशाह हुआ करते थे मुग़ल साम्राज्य के। इनका जो टाइम पीरियड था वो आपको 1837 से लेकर 1857 की क्रांति में इनको मार दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और इनके ही टाइम पीरियड में उर्दू का जो पोइट्री था वो राइज पे था इंडिया के अंदर। और इंडिया का जो 1857 का क्रांति था, जो कि पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस था भारत के अंदर, उसके ये लीडर हुआ करते थे। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आज का आखिरी भी प्रश्न है ये। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड नॉट रिवॉल्ट अगेंस्ट द कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ऑप्शन से हमारे पास विजयनगर का राजा, फिर हैदराबाद के निज़ाम, तमिलनाडु के पोलीगर, फिर आता है ट्रावेनकोर के दीवान वेलू थम्पी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हैदराबाद के निज़ाम उनको पर मंथ अपना पैसा भेजा करते थे अंग्रेज़ों को, इन्होंने उनके खिलाफ बगावत भी नहीं करी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सही जवाब है। बाकी जितने थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत किए थे। ये जो पहला ऑप्शन है ये विजयनगर के राजा, जिन्होंने 1774 में अंग्रेज़ों को पैसे देना या अपना सपोर्ट करना बंद कर दिया था, जिसके कारण बाद में अंग्रेज़ ने उनके ऊपर अटैक करके उनकी हत्या की थी। तो ये क्लियर हो गया। आज के इतने ही प्रश्न थे। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए पाठक अड्डा यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.